जोश, उमंग, दिवाली, होली सब कुछ है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी हां, 4 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की तरफ परिणाम आए हैं, अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें, हालांकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीनों में ही बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। और सिर्फ बहुमत ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में तो बात की जा रही थी कि आखिर क्या 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने तो आज वो कर दिखाया जो ऐसा लग रहा है सालों साल से कोई और पार्टी नहीं कर पाई थी। जाहिर तौर पर आज एक स्लोगन बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है मोदी की गारंटी का, और इसीलिए आज के परिणाम सीधे सीधे जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है मोदी मतलब जीत की गारंटी। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, रमन सिंह हो, आज और इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं तब तक बीजेपी ने किसी के भी नाम को, किसी के भी चेहरे को आगे लाकर ये चुनाव नहीं लड़ा था। ज्यादा जीत चेहरा था नरेंद्र मोदी का और था कमल का निशान, और इसी कैंपेन को बीजेपी ने आगे बढ़ाया और जनता ने बम्पर वोट देकर बीजेपी को यहां तक पहुंचाया है। तो आज जरा इस बात की समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं, रुझान आ रहे हैं, इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या अब विचार मंथन, आत्म मंथन करेगी या नहीं? क्योंकि लग ऐसा रहा है आज सुबह से कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं कि अभी भी शायद वो जागने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन इस तरह से दुहाई दे रहा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ नजर आएगा, क्या अब भी वो एकजुट दिखाई देगा? तो जरा तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं जो इस बार चुनाव से लेकर आज तक सबकी जबान पर छाए हुए। जहां पूरा देश कह रहा है, जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। तो निष्कर्ष तो साफ है कि जनता के दिल में कौन है, जनता के मन में कौन है, नरेंद्र मोदी, और ऐसा आज के नतीजों से साफ हो गया है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस बार कांग्रेस के कैंपेन में हुआ जिनका इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूं और उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो गलती कांग्रेस ने पिछले कई चुनावों में की थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करके, उसी का खामियाजा इस बार फिर से भुगतना पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करूंगी। 2 वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकिशोर तिवारी जी और राकेश शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। हमारे साथ इस वक्त तहसीन पूनावाला जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। साथ ही हमारे साथ हिमराज राम जी, जेडीयू
का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रत्युष कंठ जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं जरा प्रियंका गुप्ता जी, आपने ये जो बयान सुने, मोदी की गारंटी क्या थी वो तो दिखाई दे गया, जनता ने आज बता दिया, कांग्रेस की क्या गारंटी थी? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तेलंगाना की जनता को जो है धन्यवाद देना चाहूंगी और उसके साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो अन्य राज्यों में जो परिणाम आ रहे हैं उसको देखकर एक आत्ममंथन, एक विश्लेषण की जरूरत जरूर कांग्रेस पार्टी को है और वो बखूबी करा जाएगा। परंतु जहां तक चेहरों की बात रही तो हमारे पास चेहरे भी थे, नीति भी थी, नियत भी थी, सारा कुछ था, पर कहीं ना कहीं जनता के बीच में उसको ले जाने में हम किस तरह से असमर्थ रहे, ये देखने वाली बात होगी। मैंने कहा कि जिस तरह से विश्लेषण किया जाएगा और चीजें निकलकर सामने आएंगी और ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। हम लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से हम लगातार सवाल पूछते रहे, उन मुद्दों के साथ हम अभी भी बिना रुके लगे हुए हैं, रहेंगे और इसके साथ में जनता के बीच अपनी जो पैठ है वो बनाए रखेंगे और 24 के चुनाव में हम पूरी तरह से तैयारी के साथ इस बार जाएंगे। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी का ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है प्रियंका जी, कौन चलाता है? पार्टी का कोई नेता है इसमें इन्वॉल्व या नहीं है? पूरा डिपार्टमेंट है हमारा। आप बताइए आपका सवाल क्या है? 1 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी अभी भी वो तय नहीं कर पा रही है कि जनता को वो क्या समझे। मतलब जनता के मैंडेट को कम से कम आज के दिन तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना, जनता के लिए नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, जनता का वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर जाता है, जनता को नरेंद्र मोदी के नाम काम पर विश्वास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी जी के उसूल, कैमरा प्रथम, काम तो होता रहेगा। भाई अगर जनता भी आपके स्लोगन पर काम करती तो शायद आज ये 3 राज्यों में बम्पर जीत तो नहीं मिलती ना। तो ये कम से कम एक दिन के लिए आत्ममंथन कर लेती कांग्रेस पार्टी। मैं फिर यही बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात करें तो जो कमियां हैं वो काम होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं एक विपक्षी के तौर पर, एक विपक्ष पार्टी के तौर पर उनको सामने लाना, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी है और अगर जनता के मुद्दे वो उठाती है, अगर वो सवाल जवाब करती है तो मुझे लगता है लोकतंत्र की वो एक जरूरत है और लोकतंत्र में वो होना जरूरी है। उसका किसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं कि मुख्य विपक्षी भूमिका में कि आप सवाल ही नहीं उठा सकते क्या? सवाल उठाना हमारा काम है और लोकतंत्र में ये जरूरी है। इस बात को समझना होगा, चाहे वो कोई चैनल वाले हो, चाहे वो कोई एंकर हो, चाहे इस देश की जनता। मुझे लगता है कि हमारा जो काम है वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो और जितनी भी जो समस्याएं हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सबकी समस्याओं को उठाना हमारा जो काम है वो हम करते आएंगे। चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा हो, चाहे किसानों की जो समस्याएं हैं उसका मुद्दा हो। एक सेकंड प्रियंका जी, रुकिए। ये सब जो मुद्दे आपने गिना है ना, ये पूरा कैंपेन कांग्रेस का रहा था, लेकिन इन पर बीजेपी के पक्ष में ही वोट गया है, बीजेपी के खिलाफ नहीं। चलिए मैं जरा प्रत्युष कंठ जी को लेकर आना चाहूंगी। प्रत्युष जी, कांग्रेस पार्टी, मैं जरा शुरुआत इसी से ही करूंगी आपसे भी। कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर अभी भी है नरेंद्र मोदी को लेकर। आपने सुन लिया कांग्रेस की प्रवक्ता को, उनका कहना है नतीजे कुछ भी आए लेकिन उनका हमला जो आज भी दिखाई दे रहा है वो इसी तरह नरेंद्र मोदी पर जारी रहेगा। मैंने भी वो ट्वीट देखा जिसका आप बात कर रही थी, मैं भी उतना ही शॉक्ड हुआ जितना आप शॉक्ड हुई। बट क्या करिएगा, जो थोड़ी आवाज बढ़ाइए। नींव रखी गई एक परिवार के ऊपर, जिस पार्टी की नींव रखी गई एक परिवार के ऊपर कि माता जी, बेटा जी और जो बेटी है उनको सिर्फ करना है, एको हो रहा है। प्रत्युष जी, आपकी आवाज को हम ठीक करें, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पर हमें चलना होगा जरा। इस वक्त तेलंगाना से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सीएम केसीआर को उन्होंने पीछे कर दिया है और लगातार केसीआर सुबह से आज आगे पीछे का ये जो खेल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी भी कामारेड्डी सीट से पीछे चल रहे हैं और जो इन्हें मात दे रहे हैं वो है बीजेपी के प्रत्याशी। तो सीधे तौर पर कामारेड्डी से भाजपा उम्मीदवार केवी रमन रेड्डी दोनों ही अहम उम्मीदवारों को पटकनी देते हुए लगातार आगे चल रहे हैं। 3092 वोटों का ये अंतर है जिससे बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये तो ये बड़ी खबर है जो कि तेलंगाना से सीधे आ रही है।
पीछे की टीम से चर्चा कर रहे हैं, तो ये डेडिकेशन, ये समर्पण, ये तपस्या पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जीत का एक आधार बनी। मैं पुनः हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी नड्डा साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अब चांद पे पर तिरंगा पहुंचा है, और राजस्थान के गरीब किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी हर वर्ग ने उनके ऊपर अटूट विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में दी। मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला, उन सबको वंदन, अभिनंदन करते हुए, और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराई से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया तो जयपुर से आप ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे सीपी जोशी जी, जो कि बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया आपसे कुछ ही देर पहले बीजेपी के कार्यालय में वहां पर पहुंची, उनका बेहद ही गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और लगातार आज, क्योंकि ये शो देखिए यही खूबी है कि आज का जो दिन होता है, इसमें लगातार रात तक इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज भी आती रहेंगी और तमाम जो बातें हैं वो हमें लगातार अपने दर्शकों को बतानी होगी। इसलिए आप सभी को आज थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। तहसीन पूनावाला, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं। आप आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को काफी सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि ये जो साउथ और नॉर्थ का जो एक तरीके से कटाक्ष वाला खेल चल रहा है, उस पर आपने सलाह भी दी थी। रीमा जी, अव्वल तो मैं जनता को ढेर सारी साधुवाद देना चाहता हूँ। जिनको भी उन्होंने चुना, ये जनता का फैसला है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मानना होगा। और मैं विशेष तौर से तेलंगाना के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मूल तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाजपा 2024 में हार जाए। मैं भाजपा विरोधी हूँ, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं भाजपा विरोधी हूँ, तो मैं छुपाता नहीं हूँ। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस पार्टी का मैं समर्थक हूँ, मैं हमेशा कांग्रेस को वोट करता हूँ, तो अभी भी सीखने को तैयार नहीं है। पहले तो आपकी हार क्यों हुई मध्य प्रदेश में? अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जाकर सनातन धर्म को आप गाली देते हो, तो आपकी हार होनी है ना। एक दूसरा, इसके बाद आपने वहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कास्ट सेंसस चलेगा ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर खास करके बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी, उनके पहले गौर साहब, उनके पहले उमा भारती जी, जो भी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सारे ओबीसी थे। तो फैक्टर्स को हम देखते नहीं, एक फैक्टर सब जगह पर नहीं चलता। अब मैं एनालिसिस कर रहा था, बहुत पहला एनालिसिस, सचिन पायलट ने जिन लोगों को टिकट दिलवाई, जो जिन यंगस्टर्स को फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स, वे सारे जीते। जिनको चेंज नहीं किया गया वो हारे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं, अशोक गहलोत जी ने अपना चुनाव क्यों चलाया। तो मैं देखो, मैं कांग्रेस में चाहता हूँ कांग्रेस जीते। मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ कि मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। अब आप अगर नॉर्थ साउथ डिवाइड करें, ओके, अब यहाँ पे चौमुखा विकास, बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पे राजस्थान को, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पे राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में
लोकसभा में भी 2000 जब 24 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब पता चलेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के। तो अरुण सिंह जी, जिनको हमने सुना जयपुर से, और ये राजस्थान के प्रभारी भी हैं बीजेपी के, जिन्होंने लगभग 2 महीने के आसपास लगातार वो वहीं पर बने हुए थे। तहसीन, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन क्योंकि अब अरुण सिंह ने जो बात कही है, मुझे उस पर राजकिशोर तिवारी जी और राकेश शुक्ला जी से जरा एक रिएक्शन लेना होगा। देखिए, तीनों ही जगह पर राजकिशोर जी चेहरा नहीं था। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन ये देखने में आया कि कहीं पर भी वो चेहरे के तौर पर बीजेपी ने उनको पेश नहीं किया। तो इस बार का जो ये चुनाव था, बिना चेहरे का, ना तो वसुंधरा का चेहरा था, ना रमन सिंह का, ना ही शिवराज सिंह चौहान का। तो अब पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का काफी अहम इस बार हो जाता है, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है अभी तक। लेकिन निश्चित तौर पर जितनी मेरी राजनीतिक समझ कहती है, जिस तरीके का मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और सवाल है कि जब नरेंद्र मोदी का चेहरा ही पार्टी ने आगे कर दिया, अपना ट्रम्प कार्ड ही चल दिया, तो उसके बाद बाकी सारे चेहरे गौड़ हो जाते हैं। अच्छा, ये साहस और ये रिस्क लेने का मादा भी होना चाहिए कि अगर राज्यों में हार होती तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर ही ठीकरा फूटता, कि चूंकि वो चेहरा थे तो उन्होंने किसी को स्केपगोट बनाने के बजाय खुद को, अपने आप को वहां पर उतार दिया, और उसके नतीजे आए। और मोदी की गारंटी जिससे आपने शुरुआत की, वो गारंटी उस पर जनता ने यकीन किया। ये रहा एक पहलू। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की, उनके प्रदेश की राजनीति का अंत हो रहा है। मुझे लगता है कि पार्टी में चुनाव जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की उनके प्रदेशों में राजनीति का अंत कहना तो शायद उचित शब्द नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है कोई भी ओल्ड गार्ड मुख्यमंत्री बनने के बजाय वहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को सामने लाएगी, ताकि एक जो बदलाव की बहार जनता महसूस कर सके। और बात साफ है कि मैंडेट अगर थोड़ा आसपास होता तो ये फैसला लेने में उनको दिक्कत होती, लेकिन मैंडेट तो इतना है मध्य प्रदेश में कि वहां पर 2 बार सरकार बनाने भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में, जहां पर माना जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार बनेगी, भूपेश बघेल का अपना चुनाव कैसे जीतने में उनको पसीने छूट गए, और वहां पर भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ गई है। तो इसके बाद आप मानकर चलिए कि ज्यादातर जगहों पर यही होगा। और तेलंगाना में भी आप समझ लीजिए कि 14% से ज्यादा। और देखिए, बिल्कुल राजकिशोर जी, तेलंगाना की भी हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जिस चीज का हवाला दे रही है, अगर हम देखें तो बीआरएस का प्रदर्शन उतना भी खराब नहीं रहा। लेकिन सबसे पहले जरा राहुल गांधी ने एक्स पर जो लिखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद प्रज्ञालू, तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। तो विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी, ये बात उन्होंने साफ कही है। और दूसरी तरफ तेलंगाना को लेकर जो उन्होंने प्रज्ञालू तेलंगाना की बात की थी, उसका वादा पूरा करने की बात राहुल गांधी ने ये सोशल मीडिया अपने अकाउंट पर ये बात लिखी है। तो जाहिर तौर पर 3 राज्यों से जो झटका मिला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हिमराज राम जी, मैं कांग्रेस के पास जाऊं, लेकिन जरा मैं आप ही से पूछती हूं। अब आपके नेता ने तो पूरी ये मुहिम चलाई थी, नीतीश कुमार जी ने, इस पूरे गठबंधन को एकजुट करने की, और उसके बाद नीतीश जी भी हालांकि बहुत ज्यादा निराश दिखाई दिए थे इस चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी सीरियस दिखाई नहीं दे रही है। तो उनकी भविष्यवाणी सच सी साबित हो गई है कि सीरियस होती तो शायद ऐसा ना होता। तो क्या आपको लग रहा है डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, और उस पर चढ़ेंगे आप या नहीं? अब क्या हमसे सवाल है? जी हिमराज जी, आप ही से है। देखिए, दरअसल जनता दल यू भी मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम जी। इस बार पहली बार हम चुनाव नहीं लड़े वहां, इससे पहले भी हम चुनाव वहां लड़ते रहे हैं। और चुनाव लड़ने का मकसद हमारा सीट जीतना, सरकार बनाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद था कि हमारे संगठन का विस्तार करना। हिमराज जी, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, लाइव हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आप पहली तो आपको बहुत बहुत बधाई। पार्टी ने 3 राज्यों में बम्पर सफलता हासिल की है, और खासकर छत्तीसगढ़ के परिणाम, एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसे परिणाम नहीं आ रहे थे। आपको बहुत बहुत बधाई।
लेकिन संदेश और संकेत क्या है इन नतीजों के? नमस्ते रीमा जी, पहले तो मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी मैजिक एक बार फिर चला है। चेहरा ऐसा था कि बाकियों की धज्जियां उड़ गई, और तभी तो कहते हैं देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और मोदी जी ने जो कहा उससे बढ़ चढ़ कर किया, और जनता ने पिछले 5 वर्षों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी। वायदे बड़े थे लेकिन उन पर खरा नहीं उतर पाए, दावे भी विफल हो गए। अब कांग्रेस जहां एक और पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यहीं तक सिमट कर रह गई, तो संकेत स्पष्ट है और संदेश भी स्पष्ट है कि विश्वास मोदी जी पर है और जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है जहां विकास और सुशासन हो। और ये जो जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट मांगने आए थे, जनता ने उनको नकार दिया है और भाजपा को स्वीकारा है। स्पष्ट बताया है कि जो मोदी जी ने कहा कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, और ये सब स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो बटेंगे नहीं, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के साथ डटेंगे। अनुराग जी, इन 4 राज्यों को माना जा रहा था एक तरीके से सेमीफाइनल है, क्योंकि अब 6 महीने के अंदर अंदर 2024 का चुनाव जो है उसका भी नतीजा साफ आ जाएगा। आपको लगता है कि जो गठबंधन बनाने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं एक तो ये उसको जवाब है और दूसरी तरफ ये भी जवाब है कि देश में अब जो राजनीति है वो लाभार्थी वर्ग को लेकर शुरू हो गई है, बजाय कि ये जातिगत जनगणना का कार्ड हो या फिर कि कुछ और मुद्दे जो विपक्ष ने चलाने की कोशिश की थी? मैं इतना ही कहूंगा कि कोई कुछ भी प्रयास कर ले, जाति को तो नकार ही दिया है। दूसरी ओर यह भी बता दिया कि जहां जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ था तो वहां पे कितने घोटाले हो, कांग्रेस ने तो उसको अपना एटीएम बना लिया था। भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो उसमें स्पष्ट तौर पे नजर आया कि कैसे गंगा जल की झूठी कसम खा के कहा था कि शराब मुक्त करेंगे, कहा था महादेव ऐप के नाम पे घोटाला कर दिया। तो इन सब का श्राप लगा है। महादेव का श्राप कांग्रेस साफ, गौ माँ का श्राप कांग्रेस साफ, माँ गंगा का श्राप कांग्रेस साफ, और सबसे बड़ी बात गरीब का श्राप कांग्रेस साफ। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस ने पेपर लीक का एक के बाद दूसरी घटना हुई और केवल कांग्रेस के परिवारों तक नौकरियां सिमट के रह गई। किसान और नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, और मातृशक्ति महिलाएं अपने आप को, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो साफ नजर आता है, आज तक के सबसे ज़्यादा बलात्कार और महिला अत्याचार के मामले कांग्रेस शासित राज्यों में आए। बिल्कुल अनुराग जी, एक सवाल पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आज सुबह से सोशल मीडिया पर 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही हैं। एक है गारंटी और दूसरा वो शब्द जिसका इस्तेमाल इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए किया था। इससे पहले भी हमने देखा 2014 के चुनाव में भी कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया। आपको लगता है कि जब जब प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, जनता जवाब देती है और जनता से बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो या प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी? जितना कीचड़ कांग्रेस उछालती है उतना ही कमल खिलकर आता है। और जब जब अपशब्द बोलते हैं और मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो मोदी जी जवाब नहीं देते, जनता वोट के माध्यम से जवाब देती है। और करारा जवाब इस चुनाव में भी दिया है कि मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में विश्वास है, अगर उसका अपमान करोगे तो भारी पड़ेगा। और चुनाव में कांग्रेस पर वो भारी पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। कुछ लोग चुनावों के बाद आराम लेना चाहते थे, अब जनता ने आराम करने के लिए पूरा पर्याप्त समय दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपने अपना समय निकाला और आज के व्यस्त दिन में जिसमें कि लगातार पर खबरें भी बदल रही हैं, आपने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ, क्योंकि ये जो मुद्दा है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मुद्दा अहम होता जा रहा है। राकेश शुक्ला जी,
इन जो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया, आपको लगता है कि बार बार अपनी गलतियों से कांग्रेस नहीं सीख पा रही है? पहले भी चाहे वो मौत का सौदागर या तमाम शब्द बोले गए हों, या फिर कि मणिशंकर अय्यर का वो बयान रहा हो, तो देश शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस शब्दावली को मंजूर नहीं करता है। देखिए, देश नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करता, और शायद इस बात को केजरीवाल जी तो सीख लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं सीख पा रही। केजरीवाल जी अब सीधे नरेंद्र मोदी जी पे ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं जिससे उनको राजनीतिक नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस लगातार ऐसी टिप्पणियां करती है। मुझे लगता है सब कांग्रेस को सीख लेना चाहिए अपने छोटे दलों से, और दूसरा कांग्रेस को सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि यदि आपको मोदी पर टिप्पणी करना है तो कांग्रेस के नेता को मोदी से बड़ा चेहरा तैयार करना पड़ेगा, और उस चेहरे के तैयार होने के बाद जब टिप्पणी होगी तो जनता स्वीकार करेगी। मुझे लगता है अभी जो स्थितियां हैं उस स्थितियों में कांग्रेस कहीं भी मोदी के पासंगे में नहीं है, और इसको यदि हम कहावत के रूप में कहें तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थितियां पैदा हो रही। रीमा जी, एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो इस समय पर बिल्कुल उस पर पर्दा डाल दिया गया है। आप विधानसभा चुनाव जब 5 राज्यों के आए तो सबसे बड़ा एक मुद्दा लाया गया जातिगत जनगणना का, और उसको आप देखिए सारे विपक्षी दलों ने अच्छा खासा मिल बांट के उसको धार दिया, और इस तरीके से धार देने का प्रयास किया जिससे उसको भारतीय जनता पार्टी की काट बनाया जा सके। लेकिन कांग्रेस के 2 ओबीसी कद्दावर नेताओं के नेतृत्व में पार्टी हार गई, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत जी। ठीक है। ऐसे स्थितियों को देखते हुए अब इस मुद्दे पर यानी जातिगत जनगणना हम कराएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही, और उस पर पर्दा डाल दिया गया, क्योंकि उनको लगता है कि अब इस पे कोई स्पार्किंग नहीं बची हुई है। हिमराज राम जी, कंटिन्यू कीजिए, आपको मैंने रोका था उस वक्त। अब आप कांग्रेस के साथ रहेंगे गठबंधन में या बाहर निकलेंगे? कांग्रेस को आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? हिमराज राम जी। जी हाँ, बोलिए सर। मैंने पूछा कि सवाल। हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ में अब आप रहेंगे इस सब के बाद, या कुछ नए सिरे से मंथन शुरू होगा गठबंधन को लेकर? मुझे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद सवाल। मैं आऊंगी उनके पास। हाँ, तहसीन कुछ कह रहे हैं। तहसीन। मैं एक चीज, मेरी बात इस वक्त रोकी गई थी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। ये जो अभी नया चीज चालू हुआ है, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को इस चीज पर मंथन करना चाहिए, इस चीज पर उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कांग्रेस जो ऐतिहासिक एक पार्टी है, वो इस मुल्क की पहली नेशनलिस्ट पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और ओरिजिनल नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी है। वो वहां से उस मुकाम से दूर क्यों हो गए, इस पर उनको सोचना चाहिए। क्यों वामपंथी लोगों ने कांग्रेस को टेक ओवर किया? दूसरी चीज, रीमा जी, मैं बहुत विनम्रता से पूछता हूँ और बहुत प्रैक्टिकल चीजें पूछता हूँ। ये जो आपने आप मतलब कांग्रेस ने एंकर्स को बॉयकॉट किया, इससे क्या फायदा हुआ? क्या हमारा दुश्मन, क्योंकि मैं कांग्रेस में चाहता हूँ कांग्रेस जीते और भाजपा हारे, हमारे दुश्मन ये एंकर्स है या भाजपा है? देखिए, लाइफ में राजनीति का मतलब होता है कि आप सेतु बनाओ, ना कि आप सेतुओं को तोड़ो, ना कि आप ब्रिजेस को बर्न करो। ये पॉलिटिक्स होती है। हमारे दुश्मन मीडिया थोड़ी ना है, हमारी दुश्मन भाजपा है, पॉलिटिकल दुश्मन। तो हम कहां पर चूक रहे, इस पर सोचना होगा, इसमें विचार करना होगा। अगर ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की पॉलिटिक्स शुरू होगी, वापस वही लोग ट्वीट कर रहे हैं जो इस सनातन के बारे में ट्वीट कर रहे थे। जो सनातन का नुकसान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हुआ है, उससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में होगा। आप क्या समझते हो? आप मतलब व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा हूं, क्या लोग मोदी जी को तेलंगाना में पसंद नहीं करते, तमिलनाडु में पसंद नहीं करते? वो अलग बात है, भाजपा सीटें नहीं जीतती है। ये डिवाइड एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो ये नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रेटेजी के, आप एक स्ट्रेटेजी पर अगर पार्टी आकर इंडिया अलायंस बनकर चुनाव लड़े, अब भी चांस है 2024 जीतता, अब भी चांस है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जीतना चाहिए। वामपंथी लोगों को बाहर रखना चाहिए। और ये जो सुबह सुबह दुग्गल साहब आ जाते, जो कभी राजनीतिक विश्लेषक बनते, कभी सेफोलॉजिस्ट बनते, कभी पत्रकार बनते, कभी किसान नेता बनते, कभी खुद की स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टीज होती, कभी भारत जोड़ो यात्रा के स्पोक्स पर्सन थे, ऐसे लोगों से पार्टी को दूर रखना चाहिए। कौन लोग हैं ये?
कौन जो भी लोग है, हैं? ये जो भी लोग हैं, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूं। राजकिशोर तिवारी ऐसे जी, लोग नुकसान वामपंथी कर- विचारधारा जिन लोगों की तरफ इशारा हो रहा है, ये उनके नाम हमें तो पता ही है, लेकिन वो शायद लेने से बच रहे थे मैं सीधे वाला। दिल लेकिन से ये कह रहा हूं ये दक्षिण, बात। ओके, दक्षिण और नॉर्थ वाली बात पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, पहले आपने क्या किया कि कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है, कभी अगड़ा पिछड़ा हो जाता है, उसके बाद जब ये नतीजे आए तो आप उत्तर और दक्षिण करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति, जबकि इसका एक पॉजिटिव पक्ष कांग्रेस अगर इसमें निकाल सकती थी, वो ये कह सकती थी कि क्षेत्रीय दल हाशिए पर जा रहे हैं, दो राष्ट्रीय दल सामने आ रहे थे। इसका पॉजिटिव पक्ष कांग्रेस के लिहाज से ये हो सकता था। लेकिन हुआ क्या है कि जो कमंडल के सामने मंडल खड़ा करने की कोशिश थी, ये ठीक वही काम था जो कांग्रेस का जो मूल अपना जो है डीएनए है कि सर्व समावेशी, सबको साथ लेकर चलने का जो पुराना कांग्रेस का वो रहा था, उससे अलग हटकर वो कभी काशीराम की राजनीति करने लगते हैं, कभी केजरीवाल की राजनीति करने लगते हैं, कभी वो आ जाते हैं अखिलेश यादव की राजनीति करने। अब उसके बाद में होता क्या है कि जो उनके अपने पुराने लोग कांग्रेस के रहे, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी आज भी है देश में, लेकिन उसको मिलते हैं लोग, जो विचारक मिल रहे हैं, वो कहीं जेएनयू से आते हैं, जेएनयू से किसी के आने से दिक्कत नहीं है, वो कहीं आते हैं किसी खास विचारधारा से, वो ऐसी विचारधारा जो जहां पर जिसका जन्म हुआ था वहां से वो आइसोलेटेड होती जा रही है। तो कांग्रेस की अपना जो मूल था, उसको खोकर वो कौन सा सूत पाना चाहती है। तो इस बात से मैं तहसीन पूनावाला की पूरी तरीके से सहमत हूं कि कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार कांग्रेस के अपने ही है, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, वो अपने कौन है? प्रत्युष कंठ जी, मैं जरा आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ, ये एक नया ट्रेंड आज सुबह से चलाने की कोशिश है। इस ट्रेंड पर क्या बीजेपी मात खाती हुई दिख रही है या कांग्रेस मात खाती हुई आपको दिख रही है? इस ट्रेंड के पीछे भी क्या वो विचारधारा है जिस पर कटाक्ष किया जा रहा है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा रिजल्ट आया है कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के राज के बाद हम रिपीट हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ऐसे आ रहे हैं, ये सब ये दिखाता है कि वही पॉलिटिकल पार्टी अब चलेगी जो भाजपा है, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन है। ये परिवारवाद जो है, रीजनल पार्टीज का हो, नेहरू गांधी परिवार का हो, जो माँ और बच्चों का परिवार चलता है, उसका अब कोई जगह नहीं रहा। जैसे अभी ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग जी बता रहे थे कि ये वोट डेवलपमेंट का है, ये वोट महिलाओं का है, ये वोट फार्मर्स का है। पहले जो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो दिल्ली में बैठते थे, जो बहुत बहुत महान लोग जो आर्टिकल्स लिखा करते थे, सब ने बोला हम छत्तीसगढ़ में 18 सीट ला रहे हैं, किसी ने बोला मध्य प्रदेश में तो कोई लड़ाई शुरू नहीं हो रही है, राजस्थान में गहलोत का मैजिक चल रहा है। कुछ नहीं चलाना। क्यों? क्योंकि एवेंचुअली डेवलपमेंट ही बोला, और डेवलपमेंट वही बोला जो नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने किया। छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश की क्या हाल है, और छत्तीसगढ़ में रोज ही करप्शन के केस आ रहे थे, और मध्य प्रदेश में बहनों को, माताओं को सड़कें, हेल्थ सेक्टर, नया कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस वो बन रहा था। लोग अब जुड़ गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों का चैनल है जो लोगों को जोड़ता है। अब डेवलपमेंट छुप नहीं सकता है, इसीलिए मोदी जी बोलते हैं हर कार्यकर्ता को कि अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ। हम रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। पहले लोगों ने जो कास्ट पे डिवाइड कर दे, अब लोग बोल रहे हैं नॉर्थ साउथ पे डिवाइड कर दो। कोई नॉर्थ साउथ पे डिवाइड नहीं होता है। प्रियंका गुप्ता जी, क्यों डिवाइड किया जा रहा है ये? सिर्फ काम पे। प्रियंका गुप्ता जी, अगर हम तेलंगाना जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा उत्साहित है, वहां पर भी देखें तो बीआरएस का प्रदर्शन 2 टर्म के बाद भी 40 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस 63 पर आकर सिमट गई है अभी तक के हिसाब से। तो इतना ज्यादा उत्साह, इतना ज्यादा जो माहौल बनाया जा रहा है, और नॉर्थ वर्सेस साउथ जो चलाया जा रहा है, किस लिए? नहीं, कौन चला रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ? मुझे तो नहीं लग रहा कांग्रेस पार्टी चला रही है। ये परसेप्शन जो क्रिएट कर रहा है उसी से ये सवाल किया जाए तो बेहतर होगा। पर मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बातें की जा रही है आज के दिन, में नहीं चाहती कि उसकी किसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाए, किसी को जो है किसी की पॉलिसीज के बारे में विस्तार से वो उसके बारे में रखा जाए। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ थी, आम आदमी के साथ है, जो जनता गरीब है, किसान और महिलाएं हैं, उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। क्यों कर्नाटक के चुनाव में ये सारी चीजें कहाँ चली गई थी? हिमाचल के चुनाव में ये सारी चीजें कहाँ चली गई थी? तो जीत के साथ में सेहरा जब बनता है तो उसके साथ में वो डेकोरेशन भी किया जाता है। ये यहाँ पर जो बातें की जा रही है वो उसी से जो है कोरिलेट की जा सकती है। पर मैं फिर बात कहना चाहूंगी, नहीं मैं समझ मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगी, आज के नतीजों से उत्साह जो दिख रहा है बीजेपी को, आप क्या कहना चाह रही है? हिमाचल, कर्नाटक
अभी तो वो पास्ट टेंस हो गया ना, अभी आज की तो बात कर लीजिए पहले। नहीं, हकीकत तो है ना, पास्ट टेंस नहीं होता। तो ये भी तो हकीकत है कि 3 राज्यों में आज बम्पर जीत बीजेपी को मिली है। सरकार रहती है, उसको पास्ट टेंस कैसे बना देंगे आप? और आप जो बात कर रही हैं, एक सेकंड रुकिए ना प्रियंका जी, आपने जो बात कही, खुद आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं अशोक गहलोत, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शायद हम अपनी पॉलिसीज, योजनाएं, अपनी बात, अपनी विचारधारा, अपने विचार जनता के बीच में नहीं ले जा पाए, तो फिर कहां से ये बात आती है? ऐसा कोई परसेप्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्रिएट नहीं किया जा रहा है, और ये अगर जो कोई क्रिएट कर रहा है तो ये सवाल उससे किया जाना चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन था। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी हार को चौधरी ने ये सवाल उठाया ना, जनता का जो जनादेश है उसको एक्सेप्ट करती है, और उसके साथ में ये भी कहती है कि आत्मचिंतन और विश्लेषण किया जाएगा। नहीं, मैं रेणुका चौधरी जी ने सवाल उठाया ना, लेकिन ये मैम ये सवाल तो आपकी नेता है रेणुका चौधरी या नहीं है, उन्होंने ये सवाल उठाया ना कि साउथ ने बीजेपी को नेग्लेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया है, तो ये बात तो वहां से उठी। आप कह रही हैं कि क्या आप क्या कहना चाहती है कि रेणुका चौधरी का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है बीजेपी की, तो उसको कहने में क्या दिक्कत है? उसको आप साउथ वर्सेस नॉर्थ नहीं कर सकते, ये परसेप्शन कौन क्रिएट करना चाहता है? रेणुका चौधरी बता तो रहे हैं आपको, रेणुका चौधरी ने क्रिएट किया है। अरे भाई, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने तो यही कहा कि ना भाई जीत है, धन्यवाद है, ये तो करेंगे ना हम जनता का, और हम उनको भी धन्यवाद करेंगे जो राजस्थान में हमें वोट करते हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते, हम उनको भी धन्यवाद करेंगे जो अन्य जगहों पर हमें वोट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गुप्ता जी, उन्होंने जो लिखा वो कोट अनकोट बता देते हैं ना आपको। कोट अनकोट ये था कि दक्षिण ने पूरी तरह भाजपा को नकार दिया। ये वही बात हो गई कि सनातन धर्म जिसको लेकर दक्षिण से आवाज उठी और कांग्रेस ने उसका साथ दिया, तो फिर तो ये कहेंगे ना नकार दिया सनातन धर्म का, जिसने भी खंडन किया। नहीं, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, उसमें किसी तरह की जोड़ने की बात होती है, किसी तरह से तोड़ने की बात नहीं होती, और इन सारी बातों पर कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, सवाल तो उससे पूछना चाहिए, ये सवाल कांग्रेस पार्टी से कभी पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके डीएनए में चौधरी को बर्खास्त कर रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से? जो व्यक्ति चल सकता है। प्रियंका गुप्ता जी, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए मैडम। रेणुका चौधरी को पार्टी से निकाला जा रहा है क्या, या उनसे माफी मंगवाने के लिए बात कही जाएगी? एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए ना, क्या कहा उन्होंने? पूरा शो में रेणुका चौधरी के स्टेटमेंट पर नहीं चला पाऊंगी ना, अगर आप नहीं समझ पा रही हैं तो। उनको धन्यवाद कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां वोट नहीं मिला वहां भारतीय जनता पार्टी को क्या कहा जाएगा कि जनादेश मिल गया वहां पर, हम ये कह दें क्या? मतलब आप लोग, भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में 7 सीटों का फायदा हुआ है, 1 से उसकी टैली 8 पर पहुंच गई है, तो इसको अगर आप ये मानेंगे, हम पर नहीं हावी कर सकते ना, हमारे मुंह में जो है आप अपने शब्द नहीं डाल सकते। आप हमारी परसेप्शन सुनिए ना, आप अपनी परसेप्शन आप उनसे पूछिए जो आप परसेप्शन बनाना चाहते हैं। हमारी परसेप्शन क्या, आप हमसे पूछिए ना। हम बता रहे कि हम 12 जोड़ा चाहते हैं, हम बता रहे कि हम 4000 किलोमीटर क्यों चले, हम बता रहे कि हम गरीब गांव किसान और महिला मजदूर की बात करते हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो कहीं पीछे हैं। मेरे ख्याल से दिक्कत ये हो रही है प्रियंका गुप्ता जी, जिस तरह से आप मुझे और पैनल में बैठे हुए तमाम लोगों को नहीं समझा पा रही हैं, शायद इसीलिए जनता को भी नहीं समझा पा रही कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो रहा है। शायद आपकी जो बात है और आपके नेताओं की जो बात है ना वो हमारे तक सही से समझ में आ पा रही है और ना ही जनता तक समझ में आ पा रही है। शायद दिक्कत सिर्फ ये हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतनी दिक्कत है। हिमराज राम जी, मैं आप ही के पास अब आना चाहूंगी, आपसे मैं दोबारा वही सवाल रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम जरा ले लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से, जो उनकी परंपरागत सीट है, उससे वो जीत गए हैं। 1 लाख से ज्यादा के अंतर से बड़ी जीत हासिल की है शिवराज सिंह चौहान ने। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान जीत गए हैं, और उन्होंने लगातार इसी सीट पर जाकर, जो उनका वीडियो काफी चला था, वहां उन्होंने जनता से पूछा था कि क्या मुझे इस बार चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। और देखिए, उसी सीट से मां नर्मदा के तट पर बुधनी सीट, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत अपनी दर्ज करा चुके हैं। हिमराज राम जी, कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है या फिर आप अभी भी कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे? ये मेरा आपसे सवाल था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। एकजुट है, एकजुट रहेगा। राज्यों के विधानसभा के चुनाव को लेकर हमारा आगे की जो तैयारी है
उस तैयारी से जोड़कर देखना ये ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन का निर्माण विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं था, लोकसभा चुनाव को लेकर था। और लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोगों ने कमर कसी है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और हमारे नेता ने जो मुहिम चलाया उसका असर दिखने लगा है और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में क्या असर दिखा है उसका? निश्चित रूप से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। हिमराज जी, क्या असर दिखा है उसका मध्य प्रदेश में? बात रही मोदी जी के जादू का, तो मिजोरम जाने से क्यों कतरा गए मोदी जी? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम आपके साथ मंच साझा नहीं करेंगे, आपके साथ मंच साझा करने से हमारी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको देकर के अति उत्साहित होना कि भारतीय जनता पार्टी जो है फिर 2024 में छा जाएगी या जादू चल जाएगा, तो देश की जनता के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं आज, जो लोकसभा चुनाव में उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये सच्चाई है। आज जो सीटों पर जीते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, निश्चित रूप से जनादेश का सबको पालन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले दिनों में हेमंत बिश्व शर्मा के बहुत बेसी आनंद करा रिजाल्ट নোলাওতে এইবিলাক ঠিক কথা নহয়, কিন্তু ঠিক আছে কিছুমানে সেইটো ৰাস্তাত চলে, মোৰ কমেন্ট দিবলগীয়া একো নাই। তাত 24লৈকে আৰু কেইদিন আছে? নামতহে 24, ইলেকশ্যনটো ফেব্ৰুৱাৰীতে এনাউন্সমেণ্ট হ'ব, গতিকে আৰু 60 দিন আছে মাত্ৰ। নামতহে 24 বুলি কৈ আছোঁ, ইলেকশ্যনটো ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব 2 বা 3 মাৰ্চতে। গতিকে এইটো ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী 2 মাহ 3 মাহে আছে। 24টো নাই আৰু মাজত 2 মাহ 3 মাহ আছে। তাৰ কেণ্ডিডেট এনাউন্সমেণ্ট হ'বই, কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট হ'বই। মই এটাই কথা কওঁ, আজিৰ ফলাফল আৰু 24ৰ ফলাফলৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जो लगातार इस बात को लेकर आज उन्होंने कई सारे फोटो भी एक्स पर डाले हैं सोशल मीडिया पर, और जिसमें बताया है कि किस तरह मोदी की गारंटी ने इस चुनाव में जीत की गारंटी बनकर बीजेपी के पक्ष में काम किया। लेकिन हिमराज राम जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से। आप एक तो बहुत लंबा बोल रहे हैं, मैं क्विक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। सिर्फ ये कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अगर एकजुट होकर लड़ते और कांग्रेस अपने जिसको अहंकार का नाम अखिलेश यादव ने दिया था उससे पीछे हट जाती, तो शायद रिजल्ट थोड़ा सा बेटर होता? ये जो फूट पड़ी थी उसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से रिजल्ट जो है चौंकाने वाले होते। निश्चित रूप से जो आज जो दृश्य दिख रहा है ये दृश्य नहीं होता। तो कांग्रेस को समझाएंगे आप इस बात को लेकर कि 24 में ऐसा ना करे आपके साथ? हमारे नेता ने तो बहुत पहले ही आगाह कर चुके हैं। हमारे नेता तो बहुत पहले ही आगाह कर चुके हैं। और जहां कमियां हुई है, जहां गलतियां हुई है, अब उससे सबक लेने की जरूरत है और सबक लेना चाहिए। हिमराज राम जी, राकेश शुक्ला जी और राजकिशोर तिवारी जी, जरा मैं आपके पास आऊंगी। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बहुत ज्यादा ये? हिमराज राम जी ने शुरुआत की इस बात को लेकर कि जो गठबंधन बना था उसका असर दिखने लगा है, और अब अंत आते आते तक उनका खुद का मानना है कि जो कमियां हैं वो बहुत ज्यादा रही। उसको लेकर नीतीश कुमार ने पहले ही आगाह कर दिया था। अगर मान ली जाती बात तो शायद कुछ और ही दृश्य होता। हुआ था, इस बात को साफ साफ समझ जी। राज्यों के चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन नहीं बना था। इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव को लेकर। अरे हिमराज राम जी, फिर अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि कांग्रेस को चिरकुट पार्टी और ये कहा धोखा दिया हमें? जब राज्यों की बात ही नहीं थी तो अखिलेश यादव को क्यों नहीं समझा पाए आप लोग? चुनाव में मिलकर लड़ते ये ठीक है, अगर राज्यों के भी चुनाव में अगर सब मिल करके लड़ते तो ये दृश्य नहीं होता। चलिए, तो ये कांग्रेस को शायद समझना चाहिए, प्रियंका गुप्ता जी को। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी किसी अहंकार में थी या आपने सोचा कि इस चुनाव में तो हम आगे आ ही जाएंगे, गठबंधन धर्म बाद में निभाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन पूरी तरह से 2024 के लिए था, इसलिए जो भी राज्यों के चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से काम कर रही थी।
और जिस तरह से मैंने कहा कि चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, अपने काम के बल पर अपनी जो जनता के लिए हमने लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई थी, जो उनको तक पहुंचाई थी, उनके ही दम पे हम चुनाव पे गए थे। परंतु जिस तरह से जनता ने हमें नकारा है, जिस तरह से जनता ने हमें वोट देकर बहुमत नहीं दिया, उसमें मैं सीधी तरीके से ये कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हम असमर्थ रहे हैं कि जनता तक अपनी जो स्कीम्स थी या तो हम उनको बताने में असमर्थ रहे, या कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है राजकिशोर तिवारी जी, 2024 का दृश्य अब आप आज के नतीजों से कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो बात यहाँ हिमराम जी कह रहे हैं और जो बात लगातार चल रही थी, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी का अभी तक कोई रुख क्लियर नहीं हुआ है, नीतीश कुमार जी भी फ्रस्ट्रेटेड होकर अब पटना में ही रहने लगे हैं, तो अब 24 की राह आज के दृश्य से देखिए, सच्चाई ये कोई भी क्षेत्रीय दल हो, उसको ना भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना पसंद है ना ही कांग्रेस का, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल हैं। जब दोनों राष्ट्रीय दल मजबूत होते हैं तो क्षेत्रीय दलों का जो वर्चस्व होता है वो कम होता है। राजकिशोर जी, आपको मैं रोकूंगी क्योंकि बीजेपी मुख्यालय इस वक्त केंद्र बना हुआ है, जहां थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, और उससे पहले लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना पार्टी मुख्यालय पर शुरू हो गया है। अभी हमने देखा जेपी नड्डा जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी मुख्यालय में पहुंच गए हैं, और लगातार हम इस खबर पर अपडेट आपको देते रहेंगे क्योंकि कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, और आज की जो भव्य जीत हुई है बीजेपी की, उसका जो संदेश है वो उसकी दिशा कार्यकर्ताओं को देंगे। जी, तो ये हम एक बार फिर से लिए चलते हैं पार्टी मुख्यालय, जहां पर की जेपी नड्डा और लगातार कार्यकर्ता उनको घेरे हुए हैं। हुजूम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इस वक्त दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में दिखाई दे रहा है, और सभी के हाथ में हम देख रहे हैं कि भारत माता की जय के नारों के साथ बीजेपी जिस कमल पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम का बटन दबाने की बात कही थी, वही कमल का निशान। जी राजकिशोर जी, वैसे ये परंपरा रही है। आप देखिए कि चुनाव चाहे जीते या हारे, जब कर्नाटक के नतीजे आए या हिमाचल के नतीजे आए, तो कर्नाटक के नतीजों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। और बात यही है कि जब संगठन की बात होती है तो संगठन अगर मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे, इस बात से मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात से सहमत हूं कि वहां पर ये लग रहा था कि इनकी जो तमाम योजनाएं, नतीजे हैं, वहां पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिखाई पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में, क्योंकि कार्यकर्ताओं और संगठन की ताकत तब समझ में आती है जब आपको लगता है कुछ चीजें आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो उसके बलबूते फिर उसके बाद आपके पास जब नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा होता है तो उसको वो पार कर जाते हैं। यही फर्क हो गया, क्योंकि अगर आप देखिए तो लाडली जैसी योजना राजस्थान में भी थी। जब अगर उसकी बात करें हम, जो मेडिकल वाली उन्होंने योजना थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, चिरंजीवी गेम चेंजर हो सकती थी। लेकिन दिक्कत आ गई वही नेतृत्व को लेकर कि यहाँ पर तो केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ पर जाकर कमान संभाल ली और वहाँ पर नहीं संभाल पाए। लेकिन एक और खास बात है, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई तो उसका श्रेय निश्चित तौर पे कांग्रेस में, अगर राहुल गांधी को हार का दिया था तो जीत का भी दे दिया जाए। लेकिन इस बात को क्यों कोई नहीं इंगित कर रहा है कि साउथ इंडिया बगल से ही, साउथ और नॉर्थ की खाई काटने बढ़ाने के लिए तो तमाम लोग आ गए, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास है, वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, दलित भी हैं। और अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा दलित आबादी है तो वो तेलंगाना है। केसीआर ने वादा किया था कि तेलंगाना बनेगा तो वहां पर कोई दलित मुख्यमंत्री होगा, लेकिन वहां पर उन्होंने नहीं बनाया, वो खुद बन गए। अब अगर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर दलित चेहरा है तो उनके इस नाम पर क्यों नहीं कांग्रेस को वहां पर आगे आना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यही आ जाती है कि जो आप बात कर रहे थे ना, तहसीन, और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उनके जो विचारक और जो नए प्रचारक हैं वो दरअसल नौकरी कर रहे हैं, वो निष्ठा से नहीं जुड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरीके से वहां पर एक या 2 या 1.5 लोगों को घेर लीजिए, उसके बाद अपनी दुकान चलाते रहिए। जो संगठन का कार्यकर्ता है या जो उसके नेता है उनको नेपथ्य में झोंक दिया जाए, तो यही फर्क आ जाता है कि जो बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी के पास बाहर से लोग आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आकर पूरी तरीके से हावी हो गए। यहाँ पर बाहर से आयातित जो लोग आए हुए, कांग्रेस के जो मूल लोग हैं, जो वहां पर दरी बिछाने से लेकर दुर्दिनों में काम करते रहे, वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले गए। ये दिक्कत है। तमाम जो बड़े नेता भी छोड़ के गए, ये भी एक उसकी बात। राकेश शुक्ला जी, जिस बात की तरफ इशारा किया राजकिशोर जी ने, एक बार तो वो जो तस्वीरें हमने दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में ये जो एक तरीके से हम कहें कि एक अलग तरीके का ट्रेंड चलाया कि चाहे हारे पार्टी या जीते पार्टी, वो आकर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाते हैं। अगर कहीं पर कुछ
त्रुटियां रह जाती हैं उनको स्वीकार करते हैं और आगे की राह अब किस तरह से लेकर चला जाए पार्टी को, उसकी राह भी वो दिखाते हैं। इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे कि कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ना और खासकर जिम्मेवारी लेना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केंद्रीय राजनीति में आए हैं, गुजरात से आने के बाद 2013 के बाद से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। जैसे आज यदि चुनाव के परिणाम आए हैं 3 राज्यों के, तो इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद आज उत्सव होगा, बधाई दी जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से संदेश दिया जाएगा और आप देखेंगे कि शपथ ग्रहण सरकार बनने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप देखिए वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता कमिटेड, समर्पित भाव से काम करता है। उनके यहाँ हर कार्यकर्ता, यानी मंडल नहीं, बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम होता है और उसी काम के चलते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में जाता है। मतदाताओं के बीच में जाके उनसे, जो प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द दिया ना, मेरे परिवारजनों, वो परिवारजनों सिर्फ एक उद्बोधन नहीं है, एक भाव है और उस भाव को वही कार्यकर्ता लेके जाता है मतदाता के बीच में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो गारंटी की बात की जाती है, तो जब तक आप मतदाता के बीच में विश्वास अर्जित नहीं करेंगे, तब तक आपकी गारंटी नहीं बन पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आम मतदाता के बीच में और कार्यकर्ता के बीच में एक विश्वास पैदा किया गया है अपने को लेके और इसीलिए उसी विश्वास के चलते भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और ये सोच के लड़ती है कि हमको जीतना है और उसी सोच के साथ वो तेलंगाना भी लड़ी, आंध्रा भी लड़ी, केरल भी लड़ी और इन 3 राज्यों में भी लड़ी। तो ये कहना गलत होगा कि तेलंगाना में वो लड़ी नहीं, केरल में वो लड़ी नहीं और यहाँ लड़ी नहीं। वो हर चुनाव को प्रधानमंत्री जितना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को समय दिए, उतना ही तेलंगाना को भी समय दिए। बिल्कुल, और इसीलिए कई सारे वहां पर भी जो गारंटी की बात है वो वहीं से शुरुआत हुई थी। चलते चलते अंत में फाइनल कमेंट प्रत्युष जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इंतजार अब सबको पार्लियामेंट्री बोर्ड का तो है ही, लेकिन क्या एक और संकेत और संदेश है कि क्या इन 3 राज्यों में इस बार नेतृत्व बदला जाएगा? मुझे पता है कि आप इसका क्या जवाब देंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये सवाल आपसे पूछ लिया। नाम लेते ही अलग चेहरा आ गया। आप खुद इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तो जानती हैं कि बीजेपी कहते हैं आभार व्यक्त करता हूं। जीत का श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो सिर्फ मोदी का नाम का मैजिक है जिसने ये ऐतिहासिक विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके काम करने की प्रणाली, गरीब कल्याण के प्रति उनका संकल्प, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो उनकी निष्ठा है, आने वाली पीढ़ी का जीवन वर्तमान के पीढ़ी से बेहतर हो उसके लिए वो सोचते हैं और साथ में देश की जो कृषि प्रधान व्यवस्था है उस सब के लिए उनको सम्मान मिले, साथ में उनके परिश्रम से पैदा हुई उपज का सही मूल्य मिले। ये काम मोदी जी ने करके दिखाया। लेकिन सिर्फ भौतिक चीजें दुनिया में सुख और शांति नहीं देती, ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने इसलिए विकास के मॉडल में विरासत को सदैव साथ रखा है। कांग्रेस के साथ में अगर कोई अभिशाप है तो आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने हमेशा विरासत के प्रति दुराग्रह रखा है। आज दुनिया अगर लोहा मान रही है मोदी जी के नेतृत्व का, तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी विचार की निष्ठा ऐसी है जो शांति स्थापित करने के लिए है और दुनिया में परिवार को अपना कुटुंब मानने के लिए है। इस विचार की ताकत ने और विकास के मॉडल ने हमको वो भरोसा दिया है कि आज दुनिया में मोदी जी का नेतृत्व माना जाता है। हम भाग्यशाली हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल जिनको आप सुन रहे थे नरसिंहपुर से, अब वो विधायक भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं और सांसद भी हैं। इस बार बीजेपी ने अपना एक नया दांव खेला था कि कई केंद्रीय मंत्रियों को जो चुनाव लड़वाया, वो दांव एक तरीके से बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा और इसीलिए ये तमाम जो मंत्री रहे और सांसद रहे वो सब जीत दर्ज करा के भाजपा की जो टैली है उसको उन्होंने यहां तक पहुंचाया। बहरहाल चलिए, आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े 5 की पंचायत में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ ही देर बाद, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जीत का मंत्र भी देंगे और आगे के लिए 24 की राह क्या लेकर चलती है
वो भी बताएंगे, लेकिन जरा सीधे एक बार लिए चलते हैं अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री भी है, विश्वास भी है और जनता को अपना कॉन्फिडेंस भी है। तो इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम करके पुनः वहां की जनता का विश्वास प्राप्त किया, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने डबल इंजन सरकार बनाकर राज्य का भी और देश का भी भला हो, ये सुनिश्चित किया है। जी, कांग्रेस ने वैसे ही जैसे 3 राज्यों में। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रहे थे, और खासकर अर्जुन मुंडा जिन्होंने छत्तीसगढ़ से लेकर दूसरे राज्यों में भी कैंपेन किया, तो जाहिर तौर पर सभी मंत्री और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता जीत की गारंटी नरेंद्र मोदी, इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनादेश के प्रायोजक थे IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर।